हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रेंज को निकालने का टेक्निक्स देखा था, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ लीनियर फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर कुछ भी उस टाइप के फंक्शन जहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन थे। नाउ अब देखेंगे हम लोग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो पहले बेसिक फंक्शन के रेंज ऑब्जर्व करते थे, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइक साइन एक्स का अपने पास रेंज क्या था? सो साइन एक्स का रेंज था अपने पास -1 to 1। सिमिलरली cos x का भी रेंज सेम था, cos x belongs to -1 to 1। नेक्स्ट इज tan x। tan का जो रेंज था वो था ऑल रियल नंबर, tan कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज cot x। सेम विद cot कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो cot का आंसर भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज cosec x। इसका खास बात ये था कि cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो जो वैल्यू साइन बनता है उसके अलावा बाकी सारे cosec बन जाएगा। सो -infinity to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मतलब -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। इसी को हम लिखते थे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम -1 to 1। ये सब कुछ अलाउड है, तो ये अपना cosec का रेंज होगा। नेक्स्ट इज sec x। इसका रेंज हो जाएगा अपने पास सेम एज cosec, बिकॉज दोनों सिमिलर टाइप के फंक्शंस हैं। -infinity to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अगेन इसको भी आई कैन राइट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। नाउ ये तो हो गया अपने पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने देखे थे, बट नो डाउट क्वेश्चन में बेसिक फंक्शन नहीं पूछेगा, इट वुड बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन या फिर अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो ऐसे सब केसेस में रेंज पे इंपैक्ट क्या होता है ये समझते हैं। सपोज करो मैंने एक फंक्शन को लिखा है f of x इज इक्वल टू t of x। समझना मैं नोटेशन क्या यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग कि फंक्शन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विद एंगल एज x, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं अलग अलग वेरिएशन को ऑब्जर्व करने वालों के रेंज पे क्या इंपैक्ट होगा। सो सपोज करो f of x का आपके पास जो रेंज है वो कुछ तो एक इंटरवल है फ्रॉम a to b, जो भी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेट अस से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आपको पता है, रेंज ऑफ t of x है फ्रॉम a to b, समथिंग लाइक दिस। सो अगर मैंने इस t of x में एंगल में x की जगह kx लिख दिया, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, x की जगह पे कुछ एंगल को मल्टीप्लाई किया। लाइक सिंपल सा मैं आपसे बोलूं sin 2x का रेंज या cos 3x का रेंज या tan x/2 का रेंज, तो इसका इस रेंज पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक चीज समझो, जब आपने सिर्फ अंदर का एंगल चेंज किया है तो इसका रेंज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जब आप अंदर का एंगल चेंज करोगे तो इसका इम्पैक्ट जो भी होगा वो डोमेन पे होगा, बट हम लोग रेंज देख रहे हैं तो आई शुड से t of x का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, वो सेम चलेगा अपने पास। ये होना चाहिए फ्रॉम a to b। जो रेंज t of x का था वही क्या हो जाएगा t of kx का, जब मैंने चेंज किस में किया है, अंदर के एंगल में। बट अदर वे अगर मैं एंगल की जगह बाहर चेंजेस करूं, मतलब अब मैं आपसे बोल रहा हूं k टाइम्स t of x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था उसको ही मैंने बाहर k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या हुआ है, अब इसका जो आउटपुट है वो k से मल्टीप्लाई हुआ। रेंज मतलब क्या था, अपना आउटपुट था कि क्या क्या आंसर आने वाला है। तो सपोज करो मैंने फंक्शन साइन लिया था, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 1, बट जब अब वो वैल्यू k से मल्टीप्लाई होगा तो अब वो 1 नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा k। तो इन दैट केस जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन k से मल्टीप्लाई हुआ तो अब रेंज पे इंपैक्ट होगा। अब मुझे बोलना चाहिए इसका जो रेंज है वो हो जाएगा मेरे पास k a से लेके k b। सेम इज द केस विद डिवीजन। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर पूरे को k से डिवाइड करूं तो रेंज पे से इम्पैक्ट होगा कि a by k से लेके क्या हो जाएगा b by k। सो इस चीज को ध्यान रखो कि जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल में चेंजेस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट रेंज पे डायरेक्टली नहीं होता, उसका इम्पैक्ट डोमेन पे होता है। बट जब आप फंक्शन के बाहर किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो अब उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे होगा, उसके रेंज के ऊपर, वो रेंज उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस टेक्निक वर्क्स जब अपने पास क्या हो, फंक्शन सिंगल फॉर्म में हो, लाइक सिंगल फंक्शन साइन हुआ, सिंगल कॉस हुआ। अब मल्टीपल फंक्शन के केस को सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमको यूज करना है व्हाइल फाइंडिंग आउट द रेंज। लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x इक्वल टू log टू द बेस 3 ऑफ sin x। नाउ इसको देखते हैं, पहले से आपके दिमाग में आएगा कि सर साइन का वैल्यू तो -1 से +1 होता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट आपको एक चीज पता है कि log जो है वो नेगेटिव में तो डिफाइन नहीं करता। तो एक चीज समझो, पहले हम निकालते हैं डोमेन, या पहले हम डोमेन की कंडीशन डिफाइन करते हैं, देन हम लोग रेंज पे कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर इस लॉग को डिफाइन करना है तो मेरा साइन जो भी है
वो नॉर्मली -1 से +1 होता है, बट फिलहाल के लिए इस साइन को होना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक। क्यों? बिकॉज 0 से लेके 1 के केस में ही ये फंक्शन वर्क कर पाएगा और वही इसका डोमेन होगा। वो मैंने डिफाइन कैसे किया? लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन है मेरे पास कि साइन x मेरे पास क्या होना चाहिए? 0, और मुझे पता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एट द सेम टाइम मुझे पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये डिफाइन तभी करेगा जब इस साइन की वैल्यू कहां से कहां अप्लाई करेगी? 0 से लेके 1 तक। नाउ अब मुझे इस कंप्लीट फंक्शन का रेंज डिफाइन करना है। तो एक लॉजिकली चीज समझो, लॉग के अंदर जब आप कोई नंबर पुट करते हो तो उसका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों आ सकता है। बट हमने कंडीशन पढ़ी है कि लॉग के अंदर जब 1 पुट करते हो तो लॉग 1 कितना होता था? दैट इज 0। 1 के बड़ा नंबर पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव। 1 से छोटा नंबर पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ जो साइन x है ये 0 से लेके 1 तक की वैल्यू ले सकता है। तो सिंपल सा, जब 0 से लेके 1 तक आपका साइन होगा और उन वैल्यूज का लॉग आएगा, तो क्या आई कैन से log टू द बेस 3 sin x, ये जो वैल्यू होगा, एक चीज तो फॉर श्योर, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से छोटा होगा। द रीजन बीइंग, जैसे जैसे आप साइन का वैल्यू बढ़ाओगे लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये बोलूं, जब साइन अपने मैक्सिमम पे होगा तो लॉग भी अपने मैक्सिमम पे होगा। साइन का मैक्सिमम कितना? 1। जब साइन अपने मैक्सिमम पे है तो साइन का वैल्यू 1 बनेगा और log 1 कितना हो जाता है? 0। तो log का मैक्सिमम कितना आ गया? 0। अब जब साइन को कम करोगे तो log पे क्या इम्पैक्ट होगा? कम होना स्टार्ट करेगा और log क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए मैंने आंसर लिखा है कि log टू द बेस 3 sin x हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। अगर प्रॉपर्ली हम लोग रेंज वाइज जाए तो मुझे इसको लिखना चाहिए f of x belongs to -∞ to 0 where 0 is included। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमको GIF फंक्शन दिया था। GIF फंक्शन भी था, साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज भी थे। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ट्वाइस cos x प्लस हाफ। सबसे पहले मुझे ये पता है कि जो cos x का वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से लेके +1 तक। नेक्स्ट इज cos में क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2। अभी हमने डिस्कस किया, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर के मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मल्टीप्लाई रेंज में सारे एलिमेंट पे होगा। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, ये क्या हो जाएगा? -2 लेस देन इक्वल्स टू 2 cos x लेस देन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडिंग हाफ ऑल दी साइड्स। तो -2 प्लस हाफ, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस cos x प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 2 प्लस हाफ। -2 प्लस हाफ, दिस बिकम्स -3/2 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस cos x प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आएगी, हमने ट्वाइस cos x प्लस 2 का रेंज तो डिफाइन कर दिया। जो मेरा ट्वाइस cos x प्लस हाफ है, इसका रेंज में बोलूंगा कि ये जो वैल्यू है ये -3/2 या इससे बड़ा है। एट द सेम टाइम ये 5/2 या इससे छोटा होगा। बट इस क्वेश्चन में खाली इसका रेंज नहीं पूछा था, इसकी GIF का रेंज पूछा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज। तो सिंपल सा लॉजिक समझना, मैं एक काम करता हूँ, इस आंसर को नंबर लाइन को ऑब्जर्व करता हूँ, -3/2 से लेके 5/2। नाउ ये सारे वैल्यूज में अब अगर मैं GIF लगाऊं, GIF का मतलब क्या होता था? जो भी वैल्यू आप देख रहे हो उसके लेफ्ट वाला इंटीजर वो आपका आंसर आएगा। -3/2 मतलब क्या हो गया? -1.5। तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -2 आएगा, इसका फर्स्ट इंटीजर। और 5/2 इज 2.5, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? पहला इंटीजर 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, -3/2 से लेके 5/2 तक जब सभी वैल्यूज का GIF लोगे तो आपका आंसर आना चाहिए -2 से लेके +2। कैसे कमेंट किया वो समझना। इसका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट देखा, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट क्या था? -3/2 मतलब -1.5, -1.5 का GIF, तो उसके पहले वाला इंटीजर विच इज -2। राइट मोस्ट पॉइंट देखा विच इज 5/2, मतलब वो कितना हो गया? 2.5। 2.5 का GIF, उसके पहले वाला इंटीजर मतलब 2। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो आपका ट्वाइस cos x प्लस हाफ है, जब इसका आप GIF लोगे तो इसका जो रेंज आएगा उसमें एलिमेंट्स क्या क्या आने वाले हैं? -2, -1, 0, 1 एंड 2। 5 इंटीजर, बिकॉज मुझे पता है कि मिनिमम -2 आएगा, मैक्सिमम 2, बीच के सारे नंबर ही बनेंगे अपने पास। तो इट शुड बी -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो बेसिकली किया कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज प्लस फंक्शन की प्रॉपर्टी दोनों को साथ में लेके सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन रेंज। फंक्शन दिया अपने को sin स्क्वायर x प्लस cos raised to 4x, इसका रेंज निकालना है। अगेन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, मल्टीपल फंक्शन है।
और काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्टेबल दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स आई कैन रिड्यूस दिस कॉस टू साइन। तो मैं क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दी होल स्क्वायर। now इसी को रीअरेंज करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस बिकम्स साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। सो फाइनली जो अपना फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से बना है, साइन रेज टू 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे बिल्ड करो समझना। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकाला था, सो उसका आंसर नहीं, मैं उसका लॉजिक यूज करने वाला हूँ। द रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज डायरेक्टली यूज तभी करना जब उसका डोमेन क्या हो, ऑल रियल नंबर। यहाँ पे नो डाउट मेरा डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, पर साइन एक्स का रेंज जो अपने पास है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसी कंडीशन को यूज करूंगा जो हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने के लिए सॉल्व किया था, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो इसी पार्ट को आई कैन राइट साइन रेज टू 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 1/4 प्लस 3/4। बेसिकली मैंने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x था मेरे पास -½ उसको या -1 उसको हाफ किया तो -½ बना उसका स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4। क्यों किया ऐसा, अब ये चीज क्या बन गई, दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अपने पास साइन एक्स माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे कर रहे हैं वो समझना। हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से। ठीक है, मुझे एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना था। सो सबसे पहले साइन एक्स का रेंज क्या था, साइन एक्स का रेंज था -1 से लेके +1 तक। नाउ जब साइन एक्स -½ किया तो सब में -½ कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग हाफ, तो यहाँ हो जाएगा -1 -½ लेस देन इक्वल टू साइन एक्स -½ लेस देन इक्वल टू 1 -½ तो अब ये कंडीशन कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, साइन एक्स -½ जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 minus 1/2, मतलब this becomes 1/2 and it is also greater than equal to -1 minus 1/2, मतलब कितना हो गया माइनस ऑफ 3/2। अब समझना इसका मतलब क्या होगा, साइन एक्स -½ एक नंबर है जो नेगेटिव में जाएगा -3/2 तक, पॉजिटिव में जाएगा 1/2 तक, बट मुझे इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, इसके स्क्वायर से। जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो ऑब्जर्व करो, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या बनने वाला है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। नाउ अज्यूम करना है इस चीज को, सपोज आपका 0 यहाँ पे है, 0 से लेके हाफ तक 21 और 0 से लेके -3/2 तक 21। जब स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव वाला भी कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव। 0 से हाफ की वैल्यू को स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 1/4, बट जब 0 से -3/2 तक की वैल्यू को स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा, 0 से लेके +9/4। जब मैं 0 से लेके +9/4 की बात करता हूं तो उसमें ऑलरेडी 0 से लेके 1/4 काउंटेड है, तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि विद दिस रेंज आई कैन से साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स -½ जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम इट इज लेस देन इक्वल टू 9/4। ठीक है, बिकॉज ध्यान रखो जब भी आप इन इक्वेशन में स्क्वायर करते हो तो हम दोनों इंटरवल्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, नेगेटिव को अलग, पॉजिटिव को अलग। जिसका स्क्वायर का वैल्यू बड़ा आ जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू बड़ा रेंज आया था 0 से लेके 9/4 तक। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मुझे क्या करना है, +3/4। सो इस पूरे वैल्यू में +3/4 मतलब ओवरऑल क्या करेंगे, 3/4 ऐड कर देंगे। सो क्या बनेगा, 0 + 3/4 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स -½ होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4। सो अब ये जो था ये तो अपना क्वेश्चन बन गया, दैट मींस दिस बिकम्स f ऑफ x। तो अब मैं इसका आंसर लिखूंगा 3/4 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 9/4 प्लस 3/4 बिकम्स 12/4 मतलब 3। सो यहाँ से मुझे f ऑफ x का रेंज मिल गया, माय f ऑफ x लाइज फ्रॉम 3/4 to 3, दोनों पे ब्रैकेट क्लोज बिकॉज दोनों ही वैल्यू काउंटेड हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया,
पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी कॉन्सेप्ट यूज किए लाइक साइन का रेंज एंड ऑल, एंड क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज किया कि क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसको हम लोग उस एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को इस फंक्शन के रेंज पे कमेंट करना है, व्हिच इज जीआईएफ ऑफ sin x plus cos x. नाउ अगेन sin cos सिंगल फंक्शन तो नहीं हुआ, दो डिफरेंट फंक्शन हुए, और इनको मैं अरेंज करने के बाद भी एंगल सेम रखते हुए सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता. सो ऐसे केस के लिए आपको क्लिक करना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक रेंज का वैल्यू पढ़ा था, लाइक कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का अगर इस फॉर्म में हो a sin x plus b cos x, ठीक है, तो इसका रेंज हमको डायरेक्टली निकालना आता था. ये वैल्यू हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होता था. एट द सेम टाइम यही वैल्यू नेगेटिव ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता था. सो इस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसको ध्यान में रखो, आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी साइन कॉस के फंक्शन साथ में लिखेंगे विद सिंगल डिग्री विद सेम एंगल, तो हम इस लॉजिक को यूज कर लेंगे. अगर एंगल सेम नहीं हो तो कोशिश करते हैं एंगल को सेम बनाने का, बट फिलहाल के लिए एंगल अपने को डायरेक्टली सेम दे रखा है, तो पहले मैं इस वैल्यू पे आता हूँ. दैट मीन्स sin x plus cos x. So by using this formula I can directly say sin x plus cos x जो होगा वो √2 से छोटा होगा और माइनस √2 से बड़ा हो जाएगा. नाउ हमने थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन में इस लॉजिक को अप्लाई किया है कि अगर आपके पास एक नंबर का एक फंक्शन का रेंज आ गया तो उसमें जीआईएफ अप्लाई कैसे करते हैं, वापस एक बार देख लेते हैं. जब मैं जीआईएफ को डिस्कस करूंगा, सो पहले इनके रेंज को ऑब्जर्व करता हूँ. माइनस √2 से लेके प्लस √2, माइनस √2 से प्लस √2, फिलहाल ये अपना आंसर था. बट जब हम जीआईएफ अप्लाई करेंगे तो माइनस √2 के जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा हो जाएगा, दैट शुड बी -2, बिकॉज माइनस √2 इज माइनस ऑफ 1.414, तो उसके पहले का इंटीजर इज -2. सेम √2 के पहले वाला इंटीजर, तो ये क्या आ जाएगा 1. इसका मतलब -2 से लेके 1 तक के सारे आंसर पॉसिबल हैं. तो जब हम लोग बात करेंगे f of x का रेंज या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x plus cos x का रेंज डिस्कस करेंगे, तो इसका रेंज अपने पास आना चाहिए. इट शुड लाई फ्रॉम -2 to 1. ऑब्वियसली ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स, तो -2, -1, 0 एंड 1, ये चार वैल्यू अपने इसका रेंज लाई करेंगे. ऐसे किसी भी क्वेश्चन जहां पे साइन प्लस कॉस के सेम एंगल के फंक्शन आपको दिख रहे हैं, उन सबको स्टार्ट करने के लिए, उन सबको सॉल्व करने के लिए वी यूज द सेम लॉजिक कि इनका रेंज हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, नेगेटिव ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके पॉजिटिव ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक. ओके, सो अब कुछ मिक्स टाइप के फंक्शन देखते हैं जहां पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा बट कुछ भी आ सकता है. लाइक फॉर दिस क्वेश्चन 16 minus x c 2x minus 1 plus 20 minus 3x c 4x minus 5, मुझे इसका रेंज चाहिए. इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन यूजिंग सी एंड पी हम लोगों ने डोमेन में सॉल्व किया था. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक चीज समझना, रेंज आप तभी सॉल्व कर सकते हो पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन जब आपको इसका डोमेन पता हो, बिकॉज आपको तभी तो वैल्यू मिलेगा कि डोमेन में क्या नंबर चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बाउंडेशन है. इसका n पॉजिटिव होना चाहिए, इसका r पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, n हमेशा r से बड़ा है, सो ऑन, और हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होने चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका डोमेन निकालता हूँ, बिकॉज डोमेन मिलेगा तो उस डोमेन को पुट करके वी कैन फाइंड आउट द रेंज. नाउ उसकी कंडीशन क्या थे, सो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं. एनसीआर का हमने कंडीशन बोला था, यहाँ पे दो कंडीशन वर्क करती है या तीन कंडीशन बोल सकते हैं. सबसे पहले n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. सेकेंड कंडीशन r जो है वो पॉजिटिव और इक्वल टू 0 दोनों चलेगा. एंड थर्ड कंडीशन n हमेशा जो है वो r के इक्वल या r से बड़ा होना चाहिए, n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता. सो इन तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं. मुझे दो c के वैल्यूज दिख रहे हैं तो मैं इनको दो बार यूज करूंगा. फर्स्ट इज 16 minus x ग्रेटर देन 0, ये एक कंडीशन हो गया. 2x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये r की कंडीशन हो गई. एंड थर्ड अपने पास 16 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x minus 1, ये थर्ड कंडीशन हो गया. दिस वॉज फॉर फर्स्ट c. सेकेंड c के लिए भी ऐसे कुछ चलेगा. 20 minus 3x greater than 0, 4x minus 5 greater than equal to 0, and 20 minus 3x should be greater than equal to 4x minus 5. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. 16 minus x greater than 0, इसका मतलब क्या हो गया, x is less than 16, ये इसका एक पार्ट है कि x 16 छोटा होना चाहिए.
इसको अरेंज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। इसको अरेंज करते हैं, सो इस 1 को यहाँ शिफ्ट किया और x को यहाँ पे, तो यही इक्वेशन या इन इक्वेशन रिड्यूस होगा, 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, मतलब यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 17/3। नाउ इसका जो भी डोमेन होगा वो कैसे आएगा, इन तीनों के इंटरसेक्शन से। सो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। ये बोल रहा है x लेस देन 16, ये बोल रहा है x लेस देन 17/3, 16 से छोटा और ये नियरली 6 से छोटा है, तो कॉमन वैल्यू तो ये आ जाएगा अपने पास, सो 17/3 से छोटा। एट द सेम टाइम ये क्या बोल रहा है, हाफ से बड़ा, तो क्या आई कैन से 1/2 से बड़ा एंड 17/3 से छोटा। चाहिए तो नंबर लाइन पे चेक कर सकते हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x का डोमेन, दैट इज इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होना चाहिए 1/2 से लेके 17/3 बोथ इंक्लूडेड। ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट सी को डिफाइन करने की कंडीशन। नाउ सेकंड सी पे आते हैं। सेकंड सी का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, सो पहले इस केस को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 - 3x ग्रेटर देन 0, मतलब x इज लेस देन 20/3, ये एक कंडीशन बना। सेकंड केस यहाँ आएगा अपने पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4, ये भी डायरेक्ट कंडीशन था। थर्ड को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 3x को उस साइड, तो क्या बन जाएगा 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x, मतलब एज पर दी कंडीशन मुझे मिलेगा x इज लेस देन इक्वल टू 25/7। अगेन इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो अपना होगा कॉमन डोमेन। सो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेस देन 20/3 लेस देन 25/7, अब दोनों को ऑब्जर्व करना, दिस इज नियरली 6 पॉइंट समथिंग, दैट मींस 7 से छोटा है, एंड दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, तो ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। तो सो इन दोनों में कॉमन आया, x इज लेस देन इक्वल टू 25/7। एट द सेम टाइम ये बोल रहा है 5/4 से बड़ा, तो 5/4 से बड़ा एंड 25/7 से छोटा, मतलब बिटवीन 5/4 एंड 25/7। तो इस फंक्शन से डोमेन निकल के बाहर आएगा x बिलोंग्स टू 5/4 या उससे बड़ा, दैट मींस 5/4 टू 25/7। ये होना चाहिए अपने पास इस फंक्शन का डोमेन। नाउ अब हमको पता है कि इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए दोनों सी डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये वाला सी भी डिफाइन होगा और वो भी डिफाइन होगा, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा। सो जब मैं दोनों का कॉमन देखूंगा इंटरसेक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहले नंबर लाइन पे फर्स्ट वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं, 1/2 से 17/3, लेट अस से यहाँ पे कहीं मैंने ले लिया 1/2, 17/3 6 पॉइंट समथिंग, तो 17/3 यहाँ पे आ गया। 5/4 से 25/7, 5/4 1 से बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं, और 25/7 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं 25/7। नाउ इंटरसेक्शन को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन था अपने पास हाफ से लेके 17/3, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आया। सेकंड इज 5/4 टू 25/7, तो 5/4 टू 25/7, आपको दिख रहा होगा कॉमन रेंज जो है वो इतना ही आया, मतलब ये जो अपना आंसर है यही कॉमन हो गया, which is 5/4 to 25/7। तो मैं बोलूंगा x को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या होगा कि x क्या होना चाहिए, 5/4 से 25/7। बट अगेन वन मोर थिंग, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए x फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन में x हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि इनके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे। नाउ 5/4 जो हुआ वो हुआ 1.25 और 25/7 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पॉइंट समथिंग के बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो आई शुड से 2 इंटीजर्स। तो इसका डोमेन आपको मिला x बिलोंग्स टू 2 और 3, ये इसका डोमेन है। ऑब्वियसली रेंज जो होगा वो डोमेन से ही निकल के आएगा, तो एक बार x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो अपने को एक वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो दूसरा वैल्यू मिलेगा। तो जब मुझे इसके रेंज पे कमेंट करना है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू पे, तो पहले x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। x इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 14c3 प्लस 14c और यहाँ पे 8 - 5 3, अगेन 14c3, सो ट्वाइस ऑफ 14c3, ये तो आ रहा है अपने पास 2 पुट करने पे, ट्वाइस ऑफ 14c3 एंड 3 पुट करने पे क्या आएगा, सो यहाँ हो जाएगा 13c5, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 11c and 12 minus 5, that is 7. So 13c5
प्लस 11c सिम। सो ये होंगे अपने दो पॉसिबल रेंज जो इस क्वेश्चन के लिए अलाउड थे। देखो सी और पी में लॉजिक क्या चलता है कि जो डोमेन होगा, जितना डोमेन आएगा उतना ही आपको रेंज भी मिलेगा। तो वही मैंने कंडीशन यूज किया, मैंने डोमेन को डिफाइन किया कि डोमेन में दो वैल्यू थे तो रेंज में भी कितने आएंगे, दो। फर्स्ट वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ 14c3, सेकंड वैल्यू इज 13c5 प्लस 11c7। सो यहां से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड आउट किया। ओके, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको बोला था कि f of x इक्वल टू e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1 या फिर वो टाइप का क्वेश्चन। दोनों में एक सिमिलरिटी समझना, यहाँ पे फंक्शन एक ही टाइप का है, दैट टू अ स्पेसिफिक कंडीशन कि e raised to x आप कुछ भी सॉल्व करो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। द रीजन वाज कि x को हम कुछ भी वैल्यू दे, e टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उस कंडीशन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। नाउ ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं समझना। जब हमने देखा था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तो वहां हम क्या करते थे, इसको y लिख के क्रॉस फंड करके अरेंज करते थे। यहाँ भी करेंगे सेम टेक्निक है, देखना कैसे। मैं इसको लिखूंगा y और क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। y तो ये हो गया y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू y इंटू ई रेज टू, सॉरी नॉट y, यहाँ पे सिर्फ ई रेज टू एक्स माइनस 1। ना इस क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं, y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स माइनस 1। इस टर्म को दोनों को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये भी वैसा मिलेगा, e raised to x into y minus 1 equal to minus 1 minus y, और इसी को I can write e raised to x is equal to 1 plus y upon 1 minus y। बेसिकली किया क्या हम लोगों ने, नेगेटिव को अरेंज कर लिया, इसको अपॉन में लेकर। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई नो कि e raised to x जो भी है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, नॉट इक्वल्स टू 0, हमेशा पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव है तो ये पार्ट भी हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन बनेगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन था ये एक इनइक्वालिटी में रिड्यूस हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का साइन, यहाँ पे तो y ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको ही पॉजिटिव बनाता हूँ। कैसे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय नेगेटिव साइन। जब मैं किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होता है, अपना इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो ग्रेटर देन से क्या हो गया, लेस देन। नाउ इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, सो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे अपने पास -1 एंड +1। अगेन दोनों y पॉजिटिव है, मतलब प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए था, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ दिख रहा है, -1 से लेके +1। तो अपना इस क्वेश्चन में y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू आएगा -1 से 1। यही तो अपना रेंज हुआ, बिकॉज रेंज का मतलब हम लोग क्या बोलते थे, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया था, एक टाइप की फंक्शन था, उस फंक्शन की ही प्रॉपर्टी यूज कर ली कि वो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन को उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन उसके बेसिस पे y पे कमेंट कर दिया कि इस क्वेश्चन में आप x कुछ भी पुट करो, y का वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 तक लाई करेगा, बोथ दी वैल्यूज एक्सक्लूडेड। तो हमने क्या किया, एक तो फंक्शन के नेचर को यूज कर लिया, दूसरा इनइक्वालिटी यूज कर लिया। नाउ सिमिलर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को y लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू -x इंटू वाई इक्वल टू 2 रेज टू x माइनस 2 रेज टू -x। नाउ यहाँ पे सेम टाइप के टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। सो 2 रेज टू x को यहाँ शिफ्ट कर लिया, या फिर 2 रेज टू -x को ले लेते हैं, इजी रहेगा। 2 रेज टू -x इंटू वाई प्लस 2 रेज टू -x इक्वल टू 2 रेज टू x इंटू या प्लस माइनस ऑफ y इंटू 2 रेज टू x। सिर्फ अरेंज किया उसका, और कुछ नहीं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, 2 रेज टू -x टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू x टाइम्स 1 माइनस y। क्या इसको आई कैन राइट 1 अपॉन 2 रेज टू x, तो फाइनली ये बनेगा 4 रेज टू x। सो ये कैसा क्वेश्चन कैसा दिखेगा अपने को, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x, मतलब दैट इज इक्वल टू 4 रेज टू x। अगेन सेम कंडीशन, 4 रेज टू x मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, दिस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आंसर भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन क्योंकि द रीजन बीइंग के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम था, दोनों में एक सिंगल फंक्शन दिया था, वो सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख रहा था, लाइक द सिंगल फंक्शन इज 2 रेज टू x या फिर e रेज टू x, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको आप ऐसा भी देख सकते हो कि जब भी आपको किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो जिसके अंदर
एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के मल्टीपल फॉर कॉन्सेप्ट आपको मल्टीपल फंक्शन दिख रहे हो तो इसको इक्वल टू y लिख के उसको अरेंज करेंगे एंड देन फाइनली क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जहां पे एक साइड पे सिर्फ क्या मिलेगा अपने को एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सेकंड साइड पे y का फंक्शन। दिस टेक्निक कैन ओनली बी यूज्ड जब आपके पास क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में एक ही टाइप का फंक्शन मल्टीपल टाइम दिखा हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पे e⁻x होगा और एक पे e⁻3x होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकता। दिस कैन ओनली बी अप्लाइड जब सेम टाइप के फंक्शन हो। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने x और -x में अप्लाई कर दिया तो नो डाउट यहाँ पे x था इसको भी आई कैन राइट 1/2x तो इजीली कन्वर्टेबल था इसलिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ। बट अगर डिफरेंट टाइप के फंक्शन रहेंगे लाइक e⁻x और e⁻3x तो अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पार्ट का भी अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेम आंसर यहाँ भी आएगा। इसका जो रेंज होगा दैट शुड बी फ्रॉम -1 to +1। सो ये रहेगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सो फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट देखते हैं व्हिच इज ऑड एंड इवन फंक्शन। नाउ ऑड इवन जब भी हम देखते हैं तो दिमाग में आता है कि नहीं नंबर्स के फॉर्म में ऑड इवन, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे इट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। समझना, दोनों केस को साइमल्टेनियसली लेके स्टार्ट करते हैं। ऑड फंक्शन क्या होता है विद उसके एग्जांपल्स उसकी कंडीशन एंड सिमिलरली इवन फंक्शन क्या होता है विद उसके एग्जांपल्स एंड उसकी कंडीशन। सो जब किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, सपोज करो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रहे हैं। नाउ उस फंक्शन में अगर आप x की जगह -x पुट करो, ठीक है, मतलब जहां जहां पे फंक्शन में x था उसकी जगह मैंने -x पुट कर दिया और फंक्शन में चेंज जो हुआ वो इस तरीके का हुआ। लाइक जब आपने x की जगह पे -x पुट किया तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ वो माइनस बाहर आ गया, ऐसा आपको दिखा तो इस केस को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जब वो माइनस इंटरनली कंज्यूम हो गया मतलब एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इसी कंडीशन को लिखने का एक तरीका और भी होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू 0, सिर्फ अरेंज किया है। और इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x इक्वल टू 0। थोड़ा समझना, ऑब्वियसली इतने पार्ट से एकदम क्लियर नहीं होता बट अब एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ और फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे। जब बात करता हूँ ऑड फंक्शन का, सो टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या साइन एक्स ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? सो अपनी कंडीशन क्या थी, जहां पे x लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे क्या पुट करो -x। मैंने पुट किया x की जगह पे -x तो f ऑफ x आ गया f ऑफ -x। जब x की जगह -x पुट किया तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, मतलब ये क्या बनेगा साइन ऑफ -x। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ -x? तो ये तो होता है अपने पास माइनस साइन x। अब आप ऑब्जर्व करो साइन x का वैल्यू क्या था f ऑफ x, तो क्या इसी इक्वेशन को आई कैन राइट f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो ये कंडीशन किसका बना, यही कंडीशन था अपने पास ऑड फंक्शन का। कहने का मतलब जब भी आपको चेक करना हो कि फंक्शन ऑड या इवन तो उस फंक्शन में x की प्लेस पे क्या पुट करोगे -x और देखोगे क्या ये रिलेशन बनता है। सपोज करो एक एग्जांपल इवन का भी देख लेते हैं। सपोज फंक्शन जो है अब वो sin x ना हो कि मैंने बोल दिया cos x, ठीक है। अब फंक्शन अपना हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। नाउ अपना स्टेप क्या था, x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे -x। जब x की प्लेस पे -x पुट किया तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ -x। तो cos की खास बात है जब एंगल नेगेटिव करते हो तो एंगल क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। सो f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा और यही cos x क्या था अपने पास f ऑफ x था। सो अगेन चेक करो एक और कंडीशन मिली आपको कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x, मतलब ये कंडीशन किसका हो गया अपने पास इवन फंक्शन का। तो सिंपल वे में अगर किसी फंक्शन में x की प्लेस पे -x से रिप्लेस करो और फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए, लाइक दिस केस x की प्लेस पे -x से रिप्लेस किया और फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। पर जब x को -x से रिप्लेस करेंगे और सिर्फ एक नेगेटिव का डिफरेंस आए लाइक इन दिस केस तो वो अपना क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। याद रखते हैं कि वो बेस्ट एग्जांपल बोलते हैं कि साइन इज ऑड, इवन हो गया अपने पास cos x। कुछ और अगर एग्जांपल डिस्कस करूं तो सिंपल सा क्या आई कैन से एक्स स्क्वायर आपका इवन फंक्शन होगा बिकॉज एक्स स्क्वायर में जब x की जगह -x पुट करोगे तो -x का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा अपने पास वापस x स्क्वायर बन जाएगा। सेम मॉड x भी क्या हो जाएगा अपने पास अगेन इवन फंक्शन हो जाएगा। ऑड में अगर डिस्कस करूं तो y इक्वल टू एक्स ले लो
y इक्वल टू tan x, ये सब आपके क्या हो जाएंगे ऑड फंक्शन के एग्जांपल। अच्छा एक चीज समझना, इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन हमेशा ऑड या इवन कुछ एक हो ही। देयर आर केसेस जहां पे फंक्शन ना तो ऑड होगा और ना ही इवन होगा, उन केस को हम बोलते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो फंक्शन जो ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उन फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज करो f ऑफ x इक्वल टू है अपने पास x प्लस 3। ठीक है, ये अपना f ऑफ x हो गया। नाउ हम लोग क्या बोलते थे, x की प्लेस पे क्या कर दो, माइनस x पुट करो। जब x की प्लेस पे माइनस x पुट किया तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ x प्लस 3। क्या इन दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू आ रहा है क्या, नहीं। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो ये इसके बराबर है और ना ही ये इसके नेगेटिव के बराबर है, बिकॉज 3 एक्स्ट्रा आ गया अपने पास। सो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। सो ये अपना फंक्शन हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन ऑड या इवन हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट बेसिक कंडीशन ध्यान रखो, बेसिक कंडीशन इज कि ये दोनों इक्वेशन को हमको चेक करना होता है। नाउ और समझते हैं कि ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो नेक्स्ट समझते हैं ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी। एक तो हमने इक्वेशन वाइज देखा कि प्लस माइनस से हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शन ऑड या इवन है। एक ग्राफिकल टेक्निक भी होता है इसको समझना। अगेन ग्राफिकल में कंडीशन क्या होती है, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन जो भी हैं वो सारे y एक्सिस पर सिमेट्रिक होंगे, और जितने भी ऑड फंक्शन हैं ग्राफिकली दे आर सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। दे आर सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम लोग इवन फंक्शन अगर देखें तो क्या क्या दिमाग में आता था, एक हम बोलते थे इवन फंक्शन में एग्जांपल cos x ले लो या फिर x स्क्वायर ले लो। दोनों को ही ऑब्जर्व करो, जब मैं cos का ग्राफ ऑब्जर्व करूंगा तो cos का ग्राफ कैसा होता था, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के कहने का मतलब ये हुआ कि जब y एक्सिस को एज अ मिरर देखोगे तो जो आपको राइट साइड का पार्ट है और लेफ्ट साइड का पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेगी। देखिए देख सकते हो कि y एक्सिस का पार्ट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लाइक x स्क्वायर कैसे बनता था, आप पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस चेक कर सकते हो। वापस से ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो कभी भी हम बात करते हैं इवन फंक्शन का, सो इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इन द सेम वे जब ऑड को डिस्कस करोगे तो ऑड फंक्शन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। कैसे, वो समझते हैं। सो ऑड में हम एग्जांपल कौन सा बोलते थे, sin x लेट अस से। जब मैंने sin x को डिस्कस किया तो कुछ ऐसा हो गया। कहने का मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना वही ग्राफ एज इट इज उसके ऑपोजिट थर्ड में बना है। जो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है वही ऑपोजिट कहां बना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और देख सकते हो y इक्वल टू x ऐसा कुछ लाइन बनता था। जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी का मिरर इमेज कहां बना है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी। सो इसको ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग ऑड इवन को ग्राफिकली चेक करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द इक्वेशन ग्राफिकल टेक्निक है इसकी, कोई भी फंक्शन अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसको क्या बोलेंगे, इवन। कोई भी फंक्शन अगर ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जब दो या मल्टीपल फंक्शन आपको मिलेंगे ऑड इवन के फॉर्म में, आपको नेट फंक्शन पे कमेंट करना होगा तो इसका भी टेक्निक होता है, वो समझ लो। कंसीडर ऑड फंक्शन एज नेगेटिव, इवन एज पॉजिटिव, जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस कि ऑड को नेगेटिव बोलो, इवन को पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज ऑड फंक्शन की कंडीशन थी कि एक नेगेटिव एक्स्ट्रा बाहर आता था, इवन फंक्शन में सेम फंक्शन रहता था हमेशा। तो जब दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बनता है। तो वही कंडीशन यहाँ भी है, जब दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन। अंडरस्टूड। एक नेगेटिव ये लेके आएगा, एक नेगेटिव ये लेके आएगा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। दैट मींस फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन में। अगर दो फंक्शन ऑलरेडी इवन हुए तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इवन, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव थे तो कोई नेगेटिव का स्कोप रहा ही नहीं अपने पास। थर्ड कंडीशन, अगर एक ऑड एक इवन रहा तो सिंपल माइनस इंटू प्लस क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करना चाहिए, ऑड, क्योंकि ये एक नेगेटिव लेके आया था, इवन एक पॉजिटिव लेके आया था। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेट नेगेटिव एक्स्ट्रा दिखेगा आपको। नेगेटिव एक्स्ट्रा दिख रहा है मतलब फंक्शन कौन सा हो गया अपने पास, ऑड फंक्शन। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज कभी कभी फंक्शन को हम डायरेक्टली चेक नहीं कर पाते तो इसके थ्रू भी चेक करते हैं। सिंपल सा कंडीशन,
जब किसी ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो इवन बन जाता है, इवन को डिफरेंशिएट करो तो वो ऑड बन जाता है। अगेन एग्जांपल यहीं पे लिखे हुए, इनको चेक कर लेते हैं। हमने बोला था इवन में cos x, cos का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स, और साइन क्या है, ऑड बन जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो x का अपने पास जब हम बोलेंगे तो x क्या बन गया अपने पास, x इज अगेन ऑड फंक्शन। सिमिलरली साइन का डिफरेंशिएशन, यहाँ हम लोगों ने ऑड में एग्जांपल दिया था sin x, ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, साइन खुद ऑड था, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया अपने पास, इवन। तो इसको ध्यान रखो, जब भी किसी ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ऑड फंक्शन। एक चीज और भी है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो इवन और ऑड दोनों है, सो ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं f of x equal to 0, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। ये बोलूंगा चेंज हुआ भी और चेंज नहीं भी हुआ, तो इसीलिए जब भी आपसे कोई बोले कि वो फंक्शन जो इवन और ऑड दोनों है तो इट इज ओनली f of x equal to 0। नेक्स्ट इज f of x equal to constant। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर f of x कांस्टेंट है तो क्या उसकी डिपेंडेंसी x के ऊपर है, नहीं। आप x को कुछ भी पुट करो, उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट ही आएगा। मतलब x की प्लेस पे अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो क्या फंक्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। और जब x की प्लेस को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते थे, इवन फंक्शन बोलते थे। इसीलिए f of x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन फंक्शन, बिकॉज यही अपनी कंडीशन थी किस चीज के लिए, कि अपने पास अगर किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करो और फंक्शन में चेंजेस ना आए तो वो अपना क्या होता था, इवन। ये वही चीज है, बिकॉज अगर f of x ही कांस्टेंट है तो x को आप कुछ भी पुट कर दो, नॉट इवन नेगेटिव, कुछ भी पुट कर दो हमेशा सेम ही रहेगा अपने पास, तो क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन। लास्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज f of x कोई तो फंक्शन है, मतलब कोई तो फंक्शन का मतलब ये हुआ कि या तो इवन या ऑड है। मैं नहीं बोल रहा नाइदर इवन नॉर ऑड का केस, बट हाँ आइदर इवन या फिर ऑड, ठीक है। जब उसको आप पावर n दोगे, मतलब उस फंक्शन की पावर n रेज करोगे, और अगर वो n इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वो n आपके पास जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है या फिर इवन इंटीजर सिंपली, अगर वो n इवन इंटीजर है तो आई वुड से वो फंक्शन इवन बन जाएगा। लॉजिकली सोचो ना, अगर इवन या ऑड कुछ भी होता तो इवन होगा तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ऑड होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट मैं पावर क्या दे रहा हूँ, ऊपर इवन, नेगेटिव का भी अगर आप इवन पावर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। दैट मींस यहाँ मुझे बोलना चाहिए f of x रेज टू n, ये हमेशा क्या आएगा अपने पास, इवन। यहाँ जो हमने लिखा था f of x इक्वल टू 0, इट इज बोथ ऑड एज वेल एज इवन। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज जो हमको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी किसी क्वेश्चन में अगर मल्टीपल फंक्शन हुआ या थोड़ा टिपिकल फंक्शन हुआ तो हम इनमें से प्रॉपर्टीज को भी यूज कर लेते हैं टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ग्राफिकल अप्रोच को ध्यान रखो, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पे आपको फंक्शन नहीं देगा, सीधे ग्राफ उठा के दे देगा और बोलेगा बताओ ये जो मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, इन 4 ग्राफ में जो भी फंक्शन है इनमें से कौन सा फंक्शन ऑड है या कौन सा फंक्शन इवन है, तो ये दोनों कंडीशंस काम आएंगी अपने पास। या फिर कभी कभी फंक्शन डायरेक्टली ऑब्जर्व करना इजी नहीं होता बट उसका डेरिवेटिव इजी हो जाता है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन लिया तो क्या बन जाएगा, इवन, इवन फंक्शन लिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी और बेस्ड ऑन ऑड इवन फंक्शन। ओके, सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेस्ड ऑन ऑड इवन फंक्शन। क्वेश्चन लिखे मैंने, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन ऑड है, कौन सा इवन है या फिर कौन सा नाइदर इवन नॉर ऑड है बेसिकली। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन दिया था sin स्क्वायर x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। पहला स्टेप अपना क्या होता है कि x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस करो। जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, sin स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स। क्या इसी को आई कैन राइट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, वैसे तो होगा माइनस साइन एक्स पर स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ये बनेगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया, मॉड एक्स ओनली, बिकॉज मॉड को अगर आप नेगेटिव वैल्यूज करें तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जब मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया वापस से। दैट मींस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। सो ये अपना कंडीशन किसका हो गया, इवन फंक्शन का। तो आई वुड से ये जो फंक्शन मुझे दिया था ये कौन सी कैटेगरी का फंक्शन होगा, दिस इज नथिंग बट अ इवन फंक्शन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। f ऑफ x अपने को दिया था। सेकेंडली अब मैं f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करूंगा, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, log ऑफ
माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, बिकॉज ना तो इनमें से माइनस बाहर आ सकता है, ना ही इसमें माइनस एलिमिनेट हो सकता है। तो फिलहाल देख के लगता है कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड कैटेगरी का है। बट एक चीज को ध्यान रखना, हमेशा अगर इस इक्वेशन को डायरेक्टली ना बना पाओ तो ऑड इवन को चेक करने के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन लिखाई थी, उनको ध्यान रखो। व्हाट डू मीन बाय सेकंड इक्वेशन? एक तो हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बट द सेकंड इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी है, आपको कभी भी ऑड इवन चेक करना हो और डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो तो हमेशा दो इक्वेशंस को चेक करना। पहली इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू चेक करना। अगर ये जीरो आ गया, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू चेक करना अगर ये जीरो आ गया। नो डाउट यही इक्वेशन लिखी है बट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होता। कभी कभी इस फॉर्म में हमको आंसर इजीली मिलता है बिकॉज जो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखा है दैट इज द कंडीशन फॉर इवन फंक्शन, जो सेकंड कंडीशन लिखा है दैट इज द कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो फाइनली कमिट करने के पहले या ये बोलने के पहले कि वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, आपको इन कंडीशंस को चेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, लॉग में एक क्वेश्चन था, एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, डायरेक्टली मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ, थोड़ा अरेंज करता हूँ, अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, लॉग की तो आपके पास प्रॉपर्टी थी कि लॉग ए प्लस लॉग बी बोलते हैं, तो क्या होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी। सो फाइनली क्या बनेगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी। और जब मैं ए इंटू बी को ऑब्जर्व करूंगा तो इट इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फाइनली क्या बचा लॉग 1, एंड लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, 0। सो देखो हुआ क्या, डायरेक्टली तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया था बट जब मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 0। दैट मींस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो ये किसका कंडीशन बना, आई शुड से ये अपने पास बना है ऑड फंक्शन। सो बी केयरफुल, नाइदर इवन नॉर ऑड कमेंट करने के पहले एटलीस्ट इस कंडीशन को चेक कर लेना, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पे डायरेक्टली ऑब्जर्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई इतना इजीली नहीं होता, लाइक हमने एग्जांपल देख लिया। सेकंड, एक्सपोनेंशियल में भी आइडेंटिफाई इजीली नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो इन दो कंडीशंस को चेक करना भूलना नहीं। हाँ, इन दो कंडीशंस को आपने चेक किया, अब आपको 0 नहीं मिला तो यू कैन से नाउ द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। f of x equals to x times of 2 to the power x plus 1 upon 2 to the power x minus 1। यहाँ पे मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन ऑड या इवन। सो f of x ऑलरेडी दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे, f of minus x को सॉल्व करेंगे। f of minus x कितना होगा, माइनस एक्स टाइम्स 2 to the power minus x plus 1 होल अपॉन 2 to the power minus x minus 1। नाउ यहाँ भी आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्म को। जो अपना f ऑफ माइनस एक्स है, पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। सो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 अपॉन 2 to the power x plus 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 to the power x minus 1। नाउ थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको। जब इसको रीअरेंज किया तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 to the power x होल डिवाइडेड बाय 2 to the power x, the whole divided by 1 minus 2 raised to x divided by 2 raised to x। ये दोनों का 2 raised to x आपस में कैंसिल, ये जो नेगेटिव था वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली क्या लिखेगा, f ऑफ माइनस एक्स वुड बी x टाइम्स 1 plus 2 raised to x the whole divided by 2 raised to x minus 1। जरा ऑब्जर्व करो, यही तो अपना क्वेश्चन भी था, x टाइम्स 2 raised to x plus 1 upon 2 raised to x minus 1। सो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल गया, f of x is equal to f of minus x। अगर f of x equal to f of minus x हुआ, that means फंक्शन क्या हो गया अपने पास, it is an example of even function। So again,
लास्ट केस जो देखा वो लॉगरिथमिक का था, ये अपने कौन सा हो गया एक्सपोनेंशियल। जितना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो या जितना एफ ऑफ माइनस एक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो। फाइनली या तो इक्वेशन ट्रू मिलेगा या फिर आप प्लस माइनस से चेक कर सकते हो कि फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ फ्रॉम -20, 22 defined by f of x is equals to greatest integer of x square by a times sin x plus cos x is a even function। तो हमको निकालना है a का वैल्यू क्या होगा। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, एक फंक्शन दिया है विद अ डोमेन, हमने डिफाइन किया था इसको हम बोलते थे डोमेन टू कोडोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया -20 से +20। तो हमको फंक्शन का डोमेन दे रखा है, बोला कि अगर ये फंक्शन इवन है तो बताओ a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा या फिर a के वैल्यू का रेंज क्या होगा। नाउ सिंपल सा, मैं डायरेक्टली इवन फंक्शन की कंडीशन यूज करूं। सो इवन फंक्शन की कंडीशन थी अपने पास कि f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होना चाहिए, f ऑफ माइनस एक्स का। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, f ऑफ x तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर बाय a टाइम्स साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सो एक्स स्क्वायर बाय ए टाइम्स साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। हमको पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ एक्स दोनों सेम होता है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट ये साइन का जो माइनस एक्स से बाहर आके डबल हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा, ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए टाइम्स साइन एक्स शुड बी इक्वल टू 0। टू को हटाते हैं तो फाइनली क्या बनेगा कंडीशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए टाइम्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा समझना, क्वेश्चन में आप ट्विस्ट आएगा। द रीजन बीइंग कि x तो वेरिएबल है, -20 से +20 कुछ भी हो सकता है, तो साइन का वैल्यू तो हर पॉइंट पर बदलेगा, तो आई कांट से कि साइन का वैल्यू 0 हो सकता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर भी आपके पास वैल्यू बदलेगा तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई, a पे। मतलब अगर इसको 0 करना है तो a को कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं ये समझना। मुझे इस GIF की वैल्यू को 0 करना है, ठीक है। GIF की वैल्यू 0 कब आती है, तो हमको पता है कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का GIF निकाले जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करता हूँ। अगर x -20 से 20 डोमेन हुआ ना अपना, तो अगर डोमेन में मैं ऐसा ऑब्जर्व करूं तो मुझे कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 20 से छोटा है और यही x -20 से बड़ा भी है, ठीक है। तो क्या आप मुझे x स्क्वायर पे कमेंट कर सकते हो। सो अंडरस्टूड, अगर x जो अपने पास है वो -20 से +20 में लाई कर रहा है, तो अगेन ऑब्जर्व करना, यहाँ बीच में 0 होगा, इस साइड -20, इस साइड +20। जब स्क्वायर करोगे तो 0 से 20 तक की वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, 0 से लेके 400, और 0 से लेके -20 तक की वैल्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से लेके 400। तो अगर x -20 से +20 लाई करता है तो क्या आई कैन से जो x स्क्वायर है दैट शुड लाई फ्रॉम 0 to 400। ये आएगा मेरा एक कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन इज के x स्क्वायर शुड लाई फ्रॉम 0 to 400। मतलब यहाँ जो नंबर बनने वाला है वो 0 से लेके 400 तक बनेगा, ठीक है। अब a को ऐसा हम क्या वैल्यू दें कि हमेशा आंसर 0 मिले। तो एक चीज समझना, अगर मैं a का वैल्यू 400 से बड़ा कर लूं, ठीक है, 400 भी नहीं, बस जब 400 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम 400 हो सकता है। तो अगर मैं a का वैल्यू 400 से बड़ा पुट करूं, लेट अस से 400.1, ठीक है। सो अब x को आप कुछ भी दो विद द गिवन रेंज, ऑब्वियसली हमेशा x स्क्वायर की वैल्यू 400 से बड़ी तो नहीं हो सकती। तो ये जो नंबर बनेगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, 1 से छोटा। तो यहाँ से मुझे एक लॉजिक मिला कि अगर मुझे इस पार्ट को डिफाइन करना है तो मेरा जो a है वो हमेशा x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज उसी नंबर का GIF 0 होगा जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। तो मैंने वही किया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से बड़ा कर दिया। नाउ न्यूमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 400। तो a का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 400 से ज्यादा। यहीं से अपने को आंसर मिला कि जो अपना a होगा वो बिलोंग करना चाहिए 400 से लेके इंफिनिटी, तभी इस केस में ये फंक्शन क्या हो पाएगा, इवन। अदरवाइज आप कुछ सोचो, अगर 400 से छोटा हो गया वैल्यू तो क्या होगा, ये आंसर 0 नहीं दे पाएगा। मतलब हर वैल्यू में 0 नहीं होगा, बट अगर मैंने a को 400 से बड़ा वैल्यू दिया तो आप x कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा 0 बनेगा। रीजन इसका GIF 0 आ जाएगा। अगर GIF 0
तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, मतलब ये हर पॉइंट पे क्या शो करेगा आपके पास, इवन फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखो। थोड़ा सा हम लोगों ने फंक्शन की कंडीशन, नेक्स्ट इज इवन फंक्शन को भी यूज कर लिया और एट द सेम टाइम जीआईएफ की प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया।